नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में ताहिर गोरा और अनीस फारूकी बम्बई में जो सुशांत सिंह का कांड हुआ उस पर चर्चा कर रहे हैं। उसके समर्थन में उतरी कंगना के साथ जो व्यवहार हो रहा है उससे वे बड़े पीड़ित हैं और महाराष्ट्र सरकार को, कांग्रेस को और शरद पवार की तिकड़ी को ये उसके लिए जिम्मेदार समझते हैं। परंतु ये कहते हैं कि ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। ये एक तरीके से पूरी व्यवस्था का तालिबानाइजेशन हो रहा है, जिसके अंतर्गत महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है, किसी के स्वतंत्र विचारों की कोई मान्यता नहीं है। इस प्रकार का वातावरण इन्होंने महाराष्ट्र में बनाने की कोशिश की है, जो इनके लिए बड़ा घातक होगा। कंगना की प्रशंसा करते हुए उसके द्वारा कहे गए एक एक शब्द का मायने का विश्लेषण कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि बाल ठाकरे जिस टाइम पर थे, उनने जिस तरीके से शिवसेना बनाई थी, उन्होंने स्वयं ही ये कहा था कि अगर शिवसेना कांग्रेस का काम करेगी तो इसे समाप्त हो जाना चाहिए। परंतु आज हम वही देख रहे हैं कि शिवसेना इस प्रकार के गलत तत्वों को, बॉलीवुड का गुट जो एक तरीके का गैंग है, वो बिल्डर्स और पुलिस वगैरह की व्यवस्था में ऐसा जाल क्रिएट कर दिया है जिसमें सामान्य आदमी का जीवन बड़ा मुश्किल है। पीओके से महाराष्ट्र की स्थिति का कंपैरिजन करते हुए वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार पीओके में पत्रकारों के बोलने पर उनको गायब कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, वही व्यवस्था करीब करीब महाराष्ट्र में हो रही है कि रिपब्लिक टीवी के पत्रकारों से को जेल में बंद कर दिया गया है। यह एक तरीके से शिवसेना के पतन की शुरुआत है और वो बड़े खुश हैं कि केंद्र सरकार द्वारा कंगना को समर्थन किया जा रहा है। उन्हें Y+ की सुरक्षा मुहैया कराई गई है और वो इस बात की तारीफ़ करते हैं कि केंद्र सरकार महिलाओं को पूरा सम्मान दे रही है। आइए देखें इस वीडियो को। देखिए, बात ये कि ये जो कुछ भी हुआ है, ख़ास तौर पर उनका ऑफिस कम रेजिडेंस जिस तरह डिमोलिश किया गया, ये पूरे का पूरा जो सागा है, और ख़ास तौर पर जब से वो आवाज़ उठा रही हैं सुशांत की हलाकत के बाद, और ये कह रही हैं कि देखना चाहिए कि इसके पीछे क्या असल कहानी है, तब से उन पर जैसे जो है ना मसाइल के पहाड़ टूट पड़े। और ये पूरे का पूरा जो सागा है, ये बज़ाते खुद बॉलीवुड की एक फ़िल्म तो नहीं बल्कि हॉलीवुड की एक फ़िल्म बनता है कि वो ऑफिस कम रेजिडेंस जो मतलब कल तक बिल्कुल वैलिड था, जिसमें कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात नहीं हो रही थी, और वो एकदम से उनको नोटिस आता है और उसको वो पहुंचती हैं इधर मुंबई, जहां वो उनको ये तक कहा जाता है कि मुंबई पहुंच के दिखाओ। फिर उनको सिक्योरिटी फराहम की जाती है सेंटर की तरफ से, तो पहुंचती हैं मुंबई और उससे पहले पहले ही उनके घर को या ऑफिस कम रेजिडेंस को डिमोलिश कर दिया जाता है। बहुत ही अजीबोगरीब सूरत हाल है। भारत जिसको हम बहुत चाहते हैं और अभी भी चाहते हैं और चाहते रहेंगे, उसमें इस तरह का वाक़या होना ये एक बहुत बड़ा शौक है कि पॉलिटिक्स ऑफ रिवेंज इस लेवल पे खेली जाएगी। और ऑफ कोर्स ये सेंटर के लेवल पे नहीं है या किसी और प्रोविंस या स्टेट के लेवल पे नहीं है, वो महाराष्ट्र की सरकार कर रही है जी। अच्छा, इसमें जो ये जो कहानी है, तोड़ना और फोड़ना और लेके पहुंच जाना, ये एक वेंडेटा है और इस वेंडेटा के पीछे पूरी एक कथा है। और वो कथा ये है कि आपको अचानक आप सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं और आपको याद आता है कि एक सिटी बाय लॉ की वायलेशन हुई है, यानी कि एक वायलेशन है। लेकिन आज इतनी सारी वायलेशन जब एक सिटी के पास जमा होती हैं, उसमें से एक हैंड पिक करते हैं और उसको जाके ये तोड़ फोड़ करते हैं। उसकी साफ साफ हमको वजह नज़र आती है कि ये टारगेटेड एक्शन है, ये एक तरह का रिवेंज है और एक सबक सिखाने की बात है
एक ऐसी औरत को, एक ऐसी नारी को, कि जिसने आवाज़ बुलंद करने की जुर्रत की, तो की कैसे, उसकी हिम्मत कैसे हो गई कि उसने इन बड़े बड़े खुदाओं को जो है ललकार दिया, इन बुतों को जो है उन्होंने ललकार दिया और कहा कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने मेरा घर तोड़ा है, मैं तुम्हारा घमंड तोड़ूंगी। और हमें ये घमंड टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि उदय ने अपनी सरकार के जो जितने भी इदारे हैं उनको इस्तेमाल करते हुए किया है। अब ये इसकी असल जो कहानी है ये कुछ ज़्यादा फैलती चली जा रही है। हम जब कहते हैं कि जब जुर्म को छुपाते हैं और जो लोग छुपाने में शामिल होते हैं वो लोग भी मुजरिम होते हैं, और अब मुजरिम अपना वही काम कर रहे हैं जो उनका काम होता है, यानी कि जुर्म करना। और जुर्म किस तरह से किया जा रहा है? जुर्म को छुपा के किया जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के कत्ल जो है, अब वो कहानी कुछ बहुत गहराई तक जाती हुई आपको दिखाई नहीं दे रही ताहिर असलम गोरा साहब? देखिए, बिल्कुल वो कहानी बहुत दूर तक जाती साफ नज़र आ रही है। शुरू में जब ये इंसिडेंट हुआ था तो बड़े सिंपल अंदाज में कह दिया गया कि सुसाइड हुआ है, लेकिन फिर जब ये उसकी परतें खुलती चली गई और ख़ास तौर पर रिपब्लिक टीवी ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाया, और फिर उसमें सिर्फ रिपब्लिक टीवी नहीं था, गवर्नमेंट के सरकारी इदारे थे, गवर्नमेंट के सरकारी इदारे जो हैं ख़ास तौर पर सेंटर के सीबीआई वगैरह, वो रिपब्लिक टीवी के कहने पे या किसी मीडिया के कहने पे काम नहीं करते। उनको उसमें कोई जान नज़र आती है केस में तो वो उसमें आते हैं, वो बीच में आए। और फिर जो हमने इंटरव्यू सिर्फ रिपब्लिक टीवी पर नहीं, बहुत सारे भारत के टीवीज़ पर जो किरदार थे, जो सुशांत के इर्द गिर्द के लोग थे, उनके जब इंटरव्यू सुने तो हर इंटरव्यू में कुछ ना कुछ फिशी नज़र आता था कि भाई आफ्टर ऑल ये क्या है, ये कहानी क्या है। और फिर जो बॉलीवुड का अपना एक किरदार है, चूँकि ये बॉलीवुड के अपने किरदारों की वजह से ही उनकी हलाकत हुई, बल्कि बहुत अच्छी उन्होंने फ्रेज़ दी, कंगना ने ही अपने एक ट्वीट में उन्होंने उसको बॉलीवुड कहा, बॉलीवुड, कि ये बॉलीवुड जो है क्या बॉलीवुड हो चुका हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो जो बॉलीवुड के जो विलन थे वो बॉलीवुड की असल दुनिया में अब वो हीरो हैं। जी, ठीक है। और वो जो हीरो हैं इनफैक्ट उनका ही विलनों वाला किरदार है, सामने से वो हीरो नज़र आते हैं। तो एक ऐसा ईगोसेंट्रिक सा माहौल है कि डी कंपनी से लेके इंडिविजुअल जो बड़े बड़े वहाँ पे लोग हैं, वो चाहे अपनी मेहनत से वो आए हों, चाहे वो अपने ख़ानदानों के हेरिटेज की वजह से आए हों, तो जैसे वो एक कब्ज़ा ग्रुप होता है ना, एक माफिया सा होता है, वो एक तासर है। लेकिन ये जो एक इमेज बिल्ड हो रही है महाराष्ट्र सरकार की, इससे इनको कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा, एक तरह का पॉलिटिकल डैमेज हो रहा है। और इनकी जो एक ज़माने में पॉपुलर वोट बैंक या पॉपुलर सपोर्ट थी, पब्लिक सपोर्ट थी, अब वो भी हमें धीरे धीरे खिसकती हुई इनके हाथ से दिखाई दे रही है, निकलते हुए दिखाई दे रही है। ये अब एक लूज एंड की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे आपको शायद याद होगा कि अगर मैं इसको पाकिस्तान से रिलेट करूँ तो देखिए, हुकूमतें चलती हैं और बदमाशी पे नहीं चलती हैं कभी। और जब जब किसी ने बदमाशी करने की कोशिश की है तो फिर वो धड़ाम से उसका धड़म तख्ता हुआ है, वो सर के बल जाके गिरी है। और पॉल ठाकरे साहब की जो ये एक जमात है, एक पार्टी है जो एक आइडियोलॉजी लेके चली थी, और उनका मुझे अपना एक सेंटेंस याद आ रहा है कि जब उनसे पूछा गया कि आप ही सब करता धरता पार्टी के हैं, आप ही जमात के लीडर हैं, आपके यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं होती, कोई इंटरनल इलेक्शन नहीं होते कि चुनाव करके किसी को चेयरमैन सदर बनाया जाए। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि ये जमात एक नज़रिया है और ये मेरी वजह से आज तक कायम है, और मैं ये आपको बता दूं कि जिस दिन मैं नहीं रहा ज़िंदा ये पार्टी भी कांग्रेस बन जाएगी। तो आज पॉल जी ज़िंदा नहीं है, ठाकरे जी ज़िंदा नहीं है, और कोई और भी चला रहा हो, चाहे उनका बच्चा ही क्यों ना चला रहा हो, वो आज कांग्रेस बनती हुई हमें नज़र आ रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक बाल ठाकरे जी का मामला है तो वो बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन थे, सीजन्ड पर्सनालिटी थे जी। तो वो उन्होंने जो कही बात कि जिस दिन वो अपने अंदाज में नहीं चलाएंगे तो ये पार्टी नहीं रहेगी, अब वो बेचारे ख़ुद भी नहीं रहे, 2012 में हमसे दुनिया से रुखसत हो गए थे। एक इंटरेस्टिंग आदमी थे जिन्होंने उस वक्त के बॉलीवुड माफिया से टक्कर ली, ये कोई छोटी बात नहीं थी। जी। अगर शिवसेना की आप हिस्ट्री देखें तो
वो ठीक है, एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी और उसी तरह की एग्रेसिव मूवमेंट थी जिस तरह का एग्रेसिव माफिया का एटीट्यूड ख़ास तौर पर मुंबई में, महाराष्ट्र में बना हुआ था। जी तो जी जी। वो जैसे लोहा लोहे को काटता है वाली बिल्कुल बिल्कुल। वाली मिस्दाक, वो उसी तरीके से उन्होंने अपने इस निज़ाम को कायम किया और वो बेताज बादशाह उनकी जमात बनी और जितने माफिया थे वहाँ पे उन सब की छुट्टी की उन्होंने। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और एक ख़ास सिविलाइजेशन के हवाले से भी उनका जोर था, तो चाहे फिर वो क्या पॉलिटिकल हुआ कि उनका ये जोर था। उदय जो है वो ऐसी हरकतें करने पे उतर आए जो कि एक तरह की नॉन पॉपुलर हमें एक्टिविटी नज़र आती है, कहीं से भी ये मकबूल होती हुई आवाम में पॉपुलर होती हुई नज़र नहीं आती, लोग अब आवाज़ें उठाने लग गए। तो ये क्या वजह हुई कि फिर वो उस आइडियोलॉजी को छोड़कर और आज यहाँ पे पहुँच गए? देखिए, इन्होंने जो अपनी सरकार बनाई है वो चूचू का मुरब्बा सरकार बनाई है जिसमें ये भी कांग्रेस भी बात साथ है। तो मेरा ख्याल है वो जो बाकी जो चूचू की पार्टियां हैं उनका रंग इन्होंने ले लिया। जी। और क्योंकि देखिए, जो मैं इसलिए कह रहा हूँ तार जी भाई कि अभी जो कंगना ने बात की है कि जो पीओके से इसको रिलेट किया है, ये तो बड़ी एक तरह की ख़तरनाक बात है, क्योंकि पीओके की सिचुएशन यही है कि वहाँ पे कोई और आउटसाइड से कब्जा करके वहाँ के लोकल शहरियों के ऊपर काबिज है, जबकि महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है। वो महाराष्ट्र की अपनी गवर्नमेंट है, वहीं के लोग हैं, वहीं के निकले हुए लोग हैं। यहाँ मेरा भी उनसे इख्तलाफ है एक हद तक। ये जो इन्होंने इतना सख्त जुमला इस्तेमाल किया है, इसके पीछे क्या क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल में? देखिए, वो शायद ये रिलेट करने की कोशिश कर रही हैं कि पीओके में यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो जी कश्मीरी हैं उनकी कोई से नहीं है और जो पाकिस्तान की सेंटर की हुकूमत है वो जिस तरह चाहें वो करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि पाकिस्तान के मकबूजा कश्मीर में या पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटेड या ऑक्युपाइड कश्मीर में वहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी बेचारा एक डमी सा प्राइम मिनिस्टर होता है, उसकी हैसियत भी असिस्टेंट कमिश्नर से ज़्यादा नहीं होती। नहीं होती, तो सही बात। यहाँ पर भी उनका यही इशारा है कि भाई ये अपना देश यानी भारत का देश नहीं लगता जिस तरह का माहौल हो चुका हुआ है, क्योंकि चूचू पार्टियों का वो मुरब्बा है, उनकी एक सरकार है और इसकी वजह से समझ नहीं आती कि किसकी वहाँ पर चल रही है। चूँकि अगर शिवसेना की आप बेसिस को देखें, आइडियोलॉजी देखें, वो तो ख़त्म हो चुकी है। जी तो क्या ये कांग्रेस की है? जैसे आपने पिछले दिनों रिपब्लिक के जो चीफ एडिटर हैं अर्नब गोस्वामी जी, उनका जिस तरह वहाँ पे पुलिस इन्वेस्टिगेशंस हुआ, जिस तरह उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराए गए, तो बड़ी वो अनहोनी सी बात थी कि आफ्टर ऑल इस तरह का पर्सनल वेंडेटा कैसे आ गया, क्यों राहुल गांधी जी ने या सोनिया गांधी जी ने इस तरह का काम किया। वो ख़ुद तो नहीं कर सकते थे, उनको बाल ठाकरे के जो साहबजादे हैं, उदय ठाकरे जो इस वक्त वहाँ के कर्ता धर्ता हैं, तो ज़ाहिर है उनके ज़रिए ही करवाया। तो यही सारे का सारा मामला जो मुंबई पुलिस है वो भी ज़ाहिर है उसकी भी मजबूरियाँ, आई अंडरस्टैंड कि वो उनके हाथ में ही खेलेगी, जो वहाँ की सरकार है उनको सुननी पड़ेगी। जी तो अब ये चूँकि कंगना की जो वॉइस है अनीस भाई, ये एक एक्ट्रेस की वॉइस नहीं है। कंगना हमेशा से बहुत आउटस्पोकन रही हैं बहुत सारे इश्यूज़ पे, भारत के इश्यूज़ पे। तो कंगना को एक बहादुर पर्सनैलिटी के तौर पर देखा जाता है। कंगना बिल्कुल पॉलिटिकल करेक्टनेस उनको करीब से भी छू के नहीं गुजरी, जो किसी भी फिल्म इंडस्ट्री का खासा होती है। वो सब के लिए एक चैलेंज है। ऑफ कोर्स जब वो चैलेंज हैं तो उनको आवाम बहुत चाहती है। जब उनको आवाम बहुत चाहती है तो इस वक्त आवाम की जो पसंदीदा सरकार है बीजेपी, तो उसमें भी उनके अच्छे मरासिम हैं। अच्छे मरासिम हैं ही तो उनको वाइस सिक्योरिटी मिली है, तो जी जी ज़ाहिर उनको मिलनी भी चाहिए, इसलिए कि वो एक अब फ्रंट लाइन की फाइटर हैं और बिल्कुल उनकी जो सिक्योरिटी, उनकी रक्षा जो है वो सरकार की का फ़र्ज़ है। वैसे तो ये महाराष्ट्र की सरकार का फ़र्ज़ होना चाहिए जब आप महाराष्ट्र में जाएं, तो मगर चूँकि इस वक्त महाराष्ट्र की जो सरकार है वो बिल्कुल एक तरह से फेस ऑफ है विद सेंटर की सरकार से, तो इस सारी अच्छा, सूरत हाल इसमें में एक चीज़ और भी आपने जी नोट की होगी कि जब जब हमारे माशरों में, यानी कि इंडिया पाकिस्तान में, हमने ये देखा है कि जब कोई बहादुर औरत खड़ी होती है तो आपके पास उसको जवाब देने को जब कुछ नहीं होता तो उसकी करेक्टर असैसिनेशन पे आप पहला वार करते हो। आप उसके किरदार पे और उसकी हरकत और सकनात पे चीज़ें निकाल के उस पे हमले करते हो। और हम ये देख रहे हैं कि चूँकि इनके पास कोई डिबेट का जवाब नहीं है, दलील नहीं है, कोई आर्गुमेंट नहीं है, तो फिर वो ड्रग
उन पे डाल देंगे, फिर वो उन पे सिटी की वायलेशन डाल देंगे, बीएमसी जो है वो एक्शन में आ जाएगी। लेकिन जो किरदार कुशी औरत की करने का हमारे यहाँ एक रवैया बन गया है, चाहे वो आपको शायद याद हो, बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ भी पम्फलेट निकाले गए थे और उनकी इज़्ज़त और उनके किरदार पे बातें की गई थी, आसमा जहांगीर के बारे में और दीगर हमारी जितनी भी, अब मरीम नवाज़ के बारे में किस तरह की बातें होती हैं पाकिस्तान में। इसी तरह से कंगना अब तक तो वहाँ की एक पॉपुलर अभिनेत्री थी, बहुत मशहूर एक्ट्रेस थी और हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस मुद्दे पे बात करना शुरू की तो पूरा का पूरा गैंग, पूरा का पूरा माफिया, आपने जैसे कहा ना कि बुलीवुड, बुलिंग पे उतर आया और उनकी किरदार कुशी पे उतर आया। तो ये जो मनफी रवैये हैं, ये नेगेटिव जो भी हमारे बिहेवियर्स हैं सोसाइटी के, ये मेरे ख्याल में अब खुल के इनकी भी हमें कंडमनेशन करनी पड़ेगी कि लोगों को मालूम हो कि जब मर्द हो या औरत, अगर वो हक के रास्ते पे चल रहा है, अगर वो सच की बात कर रहा है, तो फिर उसकी बात का जवाब दो, मुदल्लिल जवाब दो, यानी कि विद आर्गुमेंट, नॉट कि आप उसके जवाब में उस पे हमले कर दो, उसकी ज़ात पे हमले कर दो। तो ये इस नेगेटिव ट्रेंड को भी हमें ख़त्म करने की और हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि आई थिंक यू गाइज आर डूइंग रॉन्ग, आपके पास जवाब नहीं है, आपको कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा इस सैलाब को रोकने के लिए, जो कि अब ये निकल के ले खड़ी हुई हैं। देखिए, आपने बड़ी अहम बात की और मुझे तवक्को नहीं थी कि भारत में ऐसा होगा। एग्जैक्टली। ये सब कुछ पाकिस्तान में तो होता है, या पाकिस्तान जैसे मुल्कों में तो होता है कि ख़ातून को आप टारगेट बनाते हैं, आप एक लेडी को टारगेट बनाते हैं और इंसल्ट करते हैं, सेक्सिज्म करते हैं, एब्यूज़ेस हर्ल्ड होती हैं, मतलब वो फेंकी जाती हैं। तो ये वहाँ पे तो एक रवाज है इस तरह के पाकिस्तान जैसे माशरों में। बिल्कुल। भारत में जहाँ की सिविलाइजेशन जेंडर इक्वालिटी की बात करती है हज़ारों सालों से, बल्कि बहुत सारी जगहों पर तो जो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, जो फीमेल्स हैं, उनका ही अपर हैंड है हमारी भारतीय सिविलाइजेशन में, वहाँ पे ये हो। और शिवसेना, जिनकी मैं बहुत सारी चीज़ों के हवाले से कदर भी करता था, और मैं होपफुल हूँ कि शायद उनको अक्ल आ जाए और ये जो अपनी चूं चूं मुरब्बे वाली पार्टियों के असरात से निकले, अपने ईगो सेंट्रिक असरात से निकले, बीजेपी के साथ उन्होंने बड़ा अच्छा अलायंस करके सरकारें भी चलाई हैं माजी में, और वो सही ट्रैक पर रहे। लेकिन शिवसेना से इस तरह की हरकत होगी, ये बड़े ही शौक की बात है। ऑफ कोर्स इसमें 2-3 लोग इन्वॉल्व हैं, शायद उदय ठाकरे जी भी इन चीज़ों को ओवरलुक कर रहे हैं या गलती कर रहे हैं। मैं होप करता हूँ कि पार्टियां इस तरह बर्बाद नहीं होती, इनमें समझदार लोग ज़रूर होंगे। और ख़ास तौर पर इस लेवल की इंसल्ट जो है वो अनएक्सेप्टेबल है, अनएक्सेप्टेबल है। भारत का अपना इमेज इससे ख़राब होता है। अगरचे इसमें भारत की सेंटर सरकार या भारत की सेंटर कुव्वतें कुछ नहीं कर रही, बल्कि वो उस इमेज को बहाल करने के लिए फुल सिक्योरिटी दे रही हैं। लेकिन बाहर जब हम कनाडा अमेरिका में बैठ के देखते हैं, तो इसमें यहाँ पे रहते हुए जो आम आदमी है, कैनेडियन अमेरिकन, उसको तो ये बात समझ नहीं आती कि अंदर की एक पॉलिटिकल रिफ्ट है जो जिसकी वजह से ये हो रहा है। हक की बात की कंगना ने, एक जेन्युइन मसला था, उस पे इन्होंने ये जो शिवसेना की सरकार है वो कंगना के ख़िलाफ़ हो गई। तो जाहिर है बीजेपी को उनको सपोर्ट तो करना था, इसलिए कि सिक्योरिटी फ्राहम करनी थी। वो सिटीजन्स हैं, अच्छी बात कर रही हैं। अच्छा, तो ये तवक्को मुझे वहाँ पे नहीं थी भारत में। ताहिर भाई, जो अभी इन्होंने ट्वीट में भी जिक्र किया और अभी हमने बात भी की पीओके की, और इन्होंने साथ में तालिबानाइजेशन की भी बात की और उसको रिलेट किया। मैं ये समझता हूँ कि जो पीओके में या पाकिस्तान में जो होता है कि जब कोई बात करता है और उस बात को जब कोई रिपोर्ट करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात तो सभी करते हैं, लेकिन उस बात को मीडिया में रिपोर्ट करना भी एक बड़ी बहादुरी और जिगर की बात होती है। तो उसमें जब आपने अर्नब और अर्नब की टीम ने इसमें जाकर बात की, रिपोर्टिंग की, तो उनके रिपोर्टर्स को भी अरेस्ट किया गया, उनको जेल में डाला गया। ये तो खैर भारत है, तो भारत में तो इतनी जिसे कहते हैं कि जुल्म नहीं हो रहा कि लोगों को गायब ही कर दिया जाए और उनको मार के फेंक दिया। तो उन्होंने उनको जेल में डाल दिया, उनको कहीं नॉर्दर्न एरिया की जो है वो टूरिज़्म के लिए तो नहीं भेजा, शुमाली इलाका जात के लिए, लेकिन जेल में डाल दिया। तो शायद ये वो रेलेवेंस बन रहा है कि जब जब हक की बात करोगे तो आपको उठा के बंद कर दिया जाएगा, जब जब आप
सही को सच दिखाओगे तो आपको बंद कर दिया जाएगा। एक तो ये हो गया पहलू। दूसरा पहलू जो है कि एक तरफ आप रिपोर्टर्स को बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो आतंक यानी कि जो वायलेंस का जो है ना, हिंसा का जो एक पहलू है वो गवर्नमेंट का नज़र आ रहा है। तो उसको भी उन्होंने रिलेट किया उस तालिबानाइजेशन के दौर से, जो कि हमने और आपने देखा है कि किस तरह से इस खित्ते में हुआ है, इस रीजन में हम लोग किस तरह से गुजरे हैं इस तालिबानाइजेशन के एक्सट्रीम फनाटिक आइडियोलॉजी से। तो वो जो एक्सट्रीम फनाटिक सोच, रवैये और एक्शन हमने देखे, और ख़ास तौर पे जो आपने देखा होगा ना, बुरक़े में औरतों को कोड़े मारे जाते थे, पत्थरों से संसार किया जाता था, और उन पे तालीम की पाबंदियां थीं, उनको बोलने का जो है हक़ नहीं दिया जाता था। ये सारी चीज़ें जब अब हम देखते हैं तो तालिबानाइजेशन और ये आज का महाराष्ट्र में होने वाला कंगना के साथ रवैया, जब इसको जोड़ते हैं तो वो एक, जैसे कहते हैं ना, फ्रस्ट्रेटेड कंगना की ट्वीट फिर ऐसी ही आनी चाहिए थी, और मैं सोचता हूँ ये जस्टिफाइड है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, चूँकि सूरत हाल ग्राउंड पे अब ऐसी ही कर दी है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे लिए शॉकिंग है, फ्रस्ट्रेशन की इंतहा है कि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता था कि शिवसेना अपने इस चूचू मुरब्बा कोलिशन में जाके इस लेवल पे ये कार्रवाई करेगी। मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि वो अपने रिविज़िट करें, चूँकि शिवसेना आई डोंट थिंक सो कि वो इस तरह की उनकी फ़िलासफ़ी बाल ठाकरे साहब के ज़माने में हुआ करती थी। वो जेंडर इक्वालिटी के कायल थे, वो उन्होंने माफिया का मुकाबला किया और बड़े ही जैसे कहते हैं डठाई के साथ उन्होंने चीज़ों को काबू में लाए, और शिवसेना की बहुत कंट्रीब्यूशन रही है। लेकिन इस लेवल पे शिवसेना को ले आएंगे उनके साथ मिलने वाली पार्टियां, ये नहीं मैं सोच सकता था। या कोई 2-3 ऐसे पॉलिटिशियन शिवसेना में अब ऐसे हैं जो इस तरह के बयानात देते हैं। मुझे अफसोस होता है कि ये हम शिवसेना से एक्सपेक्ट नहीं करते थे, और ये क्यों हो रहा है। तो वो जो आप कह रहे हैं कि वो जो तालिबानाइजेशन की सूरत हाल है कि औरतें बोल नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, घर उनके उजाड़ देंगे, बुलडोज़र फेर देंगे, वो वाकई वही मेटाफोर जो था तालिबान का, वो रियलिटी में यहाँ पे ट्रांसलेटेड हो रहा है। उसकी ट्रांसलेशन हमें बॉम्बे में नज़र आ रही है। तो वो जब फिर इस तरह की ट्वीट्स देंगी तो वो फिर जस्टिफाई लगती हैं, जब पीओके का माहौल कहेंगी जस्टिफाई लगती है बात। और उसके साथ साथ अनीस भाई आप ये भी देखिए ना कि इसमें जो बॉलीवुड का किरदार है, अब जाहिर है ये सारे का सारा जो झगड़ा है वो इनफैक्ट तो बॉलीवुड का है जी। अब उस झगड़े में चूँकि मुंबई पुलिस पर था बिहार की स्टेट पुलिस का कि भाई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, सुशांत बिहार का था। इस बात को किसी न किसी तरीके से बिहार के इलेक्शन से भी जोड़ा जा रहा है, वो एक अलग बहस है। लेकिन ये अपनी जगह पे अगर आप बिहार का इलेक्शन भूल भी जाएं, जिस तरह की हरकतें हो रही हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। और सबसे अहम बात मैं इस तरफ आना चाहता हूँ, बॉलीवुड जो है अनीस भाई, वो इस मामले में जो बॉलीवुड के नामवर लोग हैं वो सामने नहीं आ रहे, वो आएंगे भी नहीं। वो जो बॉलीवुड का किरदार अदा कर रहे हैं और उनके अपने मफादात पर जो एक तरह से ठेस लगी हुई है, और वो जिनके हाथ में था सब कुछ, जो किसी को कुछ नहीं समझते थे, ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे बड़े बड़े डायरेक्टर हों, चाहे बड़े बड़े अदाकार हों, इनको ये भूल जाता था कि ये सेलिब्रिटीज़ आवाम की वजह से हैं। ये आवाम को इंसान ही नहीं समझते थे, और अपने अंदर जो इनके अंदर सुशांत जैसे अदाकार या कुछ इस तरह के टैलेंटेड लोग होते थे, ये इनके लिए थ्रेट बन जाते थे, उनको अपनी राह से हटाने की कोशिश करते थे। तो ये जो कंगना ने यही आवाज़ उठाई। अब कंगना की ये आवाज़ जो है ना, वो पॉलिटिकल लेवल पे एक नेशनल वॉइस बन चुकी है। और कोविड के ज़माने की वजह से अनीस भाई शायद फ्रस्ट्रेशन जो है बॉलीवुड की और बढ़ गई है। उनका पैसे वैसे की जनरेशन नहीं हो रही, और लगता नहीं कि आइंदा 6-8 महीने, हो सकता साल लग जाए कि ये वापस उस बूम में आए। और कोविड की वजह से दुनिया को ये सूरत हाल भी समझ आई कि ये जो एक्टर होते हैं, ये जो अपने आप को खुदा समझ लेते हैं, दे आर एक्चुअली नॉन एसेंशियल पीपल जी। अगर ये हम्बल होंगे, कोई भी सेलिब्रिटीज़ हो, चाहे न्यूज़ मीडिया की हो, चाहे फिल्म की हो, चाहे पॉलिटिक्स की हो, अगर ये हम्बल होंगे ना आवाम के लिए, तो ये आवाम के सरों के ताज रहते हैं। अगर ये खोखले इनके बातें हों, खोखले नारे हों, और सारा दिखावे का हो, एक तो एक्टिंग होती है, फिल्मों में कर रहे होते हैं, ये ज़िंदगी में एक्टिंग कर रहे होते हैं। जी। अच्छा, ये जो सारा सिलसिला है ना, ये ख़त्म हो गया, हो चुका है।
इस कोविड में बहुत सारी अफसोसनाक बातें हुई जिससे दुनिया इफ़ेक्ट हुई, मगर एक दो कुछ जैसे कहते हैं ना बाई प्रोडक्ट के तौर पर अच्छी बातें हुई। दुनिया को पता चल गया कि ये जो बड़े बड़े हीरो, सुपरस्टार और ये जो बड़े बड़े एथलीट्स होते हैं, इनकी अब हमें कोई ज़रूरत नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और फिर अनीस भाई, ये जो मीडिया दुनिया में फैल गया ना कोविड के अलावा भी, जो मैं आप जब नेटफ्लिक्स पे फिल्में देखते हैं, वो प्राइम वीडियो देखते हैं या जो, तो आप यकीन कीजिए इतना जंगल लग गया फिल्मों का कि आदमी कहता है कि यार मैं क्या देखूं और क्या ना देखूं, और बहुत सारा तो ट्रैश है। जी, मैंने कोशिश की अभी पिछले दिनों कि मैं भारत की सिविलाइजेशन या भारत के हवाले से कोई अच्छी फिल्में देखूं, वो मुझे कहीं नहीं मिली। तो मेरे लिए सारे एक्टर डायरेक्टर बेमानी हो गए। तो मुझे सबसे अच्छा जो कंटेंट मिला डॉक्यूमेंट्रीज में मिला। बिल्कुल बिल्कुल। तो बंदा कहता है फिर इनकी क्या ज़रूरत है, इनके हम नखरे क्यों सहें, इनको हम क्यों पालें, क्योंकि आवाम ही इनको पालती है ना। ये बड़े बड़े जो सुपरस्टार एक्टर्स हैं और जालसाजियाँ करते फिरते हैं, भाई एक्टिंग करो, फिल्मों में करो, आम जिंदगी में भी हमारे साथ तुम एक्टिंग कर रहे होते हो। जी, और ये एक्टिंग के साथ साथ जो आपने देखा ना कि मैंने जैसे कहा कि ये एक्टिंग करते करते इतने बड़े भगवान और खुदा बन जाते हैं कि फिर उसके बाद इनके नज़दीक जो हर दूसरा थ्रेड जो है, क्योंकि इनसिक्योरिटी बहुत है ना, ये पैसे का मामला है, तो इनसिक्योरिटीज़ इतनी है कि उसके बाद ये लोग अपने राह से हटाने के लिए हर वो हथकंडा इस्तेमाल करते हैं। और चूँकि ये बड़े बड़े सारे एक ही क्लब के मेंबर हैं, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो अदाकार हो, चाहे वो हदायतकार हो, डायरेक्टर हो, कि वो एक ही क्लब में बैठते हैं, एक ही क्लब के मेंबर होते हैं, और वो बर्दाश्त नहीं करते कि कोई उनको चैलेंज कर सके। आज के दौर में कंगना ने चैलेंज किया, उसने देखा कि एक सुशांत सिंह राजपूत के साथ ज़्यादती हुई, उसको उसके केस को उठाया, और उठाने के बाद शायद ये मामला इतना नहीं फैलता जितना आज ये इनकी इस रेजिस्टेंस की वजह से ये बात यहाँ तक पहुँच गई है कि अब भारत का बच्चा बच्चा सवाल करने पे उठ गया है कि कौन है ये असल मुजरिम इसके पीछे, और कौन कौन से किरदार ऐसे हैं जिन्होंने इस जुल्म में जो है इसको साथ दिया है, और उन सब को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए यही आवाज़ बुलंद हो रही है कंगना की। और आप, मैंने जैसे कि हमने रिपोर्टर्स की जिक्र किया था, तो मैं थोड़ा सा टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करते हुए आखिर में चंद मिनट हैं, मैं चाहूँगा कि जिस तरह से रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट, सहाफ़ियों, लिखारियों, कॉलम निगारों और ओपिनियन मेकर्स के साथ रवैये पाकिस्तान में रखे जाते हैं, वो हम सबको मालूम है। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ अभी हाल में हमने देखा है कि साजिद गोंदल नामी एक शख्स को, एक जर्नलिस्ट भी हैं, वो लिखारी भी हैं और एक सरकारी मर्तबे पे भी हैं, उनको कई दिनों तक गायब रखा गया। और गायब रखने के बाद जब दबाव इंटरनेशनल मीडिया, सोशल मीडिया, उनकी फैमिली का और लोगों का बढ़ता चला गया, तो फिर एक अदालत के जज ने, अतर मिनल्ला साहब ने फैसला दिया, हुक्म दिया कि इनको फौरी तौर पे बाजियाब कराया जाए, और उसके साथ साथ काबीना की 3 रुकनी कमेटी बना दी गई कि ये एजेंसीज़ और जहाँ जहाँ से उसको उठाया गया है वो उसका पता करके इसको लेकर आएँ, और 24 आवर्स में उनका मैसेज आ जाता है कि वो खैरियत से हैं और वो अपने आबाई घर जा रहे हैं। फिर दूसरी मरतबा पुलिस को वो एक बयान आता है कि जी मैं अगवा नहीं हुआ था, मैं शुमाली इलाका जात यानी कि नॉर्दर्न जो हमारे पहाड़ी मुकाम है वहाँ पे सैर व तफरीह के लिए चला गया था और फ़ोन मेरा बंद था। ये जो 2 बातें हैं कि एक तो उनको अगवा किया जाता है, दूसरा अगवा करने के बाद इतनी अहमकाना इडियोटिक रीज़न्स के साथ उनको मैसेज दिया जाता है कि ये मैसेज दे देना कि गोया के 22 करोड़ लोग ही अनपढ़, जाहिल, बहरे, गूंगे, अंधे और बेशऊर लोग हैं। इस रवैये पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो खैर बहुत ही फ़नी है इंसिडेंट, पहली तो बात ये है जी। और रवैया जिसका इससे यही बनता है कि मिस्टर गोंदल ने जो ये कहा उनकी मजबूरी थी। वो ज़ाहिर है एक सरकारी मुलाजिम भी हैं, और जिस केस के मद में उनको पकड़ा हुआ था मुबैना तौर पर एजेंसियों ने, वो यही था कि भाई आपने कैसे मालूमात सहाफ़ियों को दी, ख़ासतौर पर अहमद नूरानी साहब को। तो अब वो चूँकि सरकारी मुलाजिम भी हैं और उनको मार देना भी कोई इतना आसान नहीं था। वैसे तो उन्होंने वो ताहिर दाऊद गालबन नाम था, एक एसपी को भी, जी, ताहिर दावर को भी मार दिया था। वो तो परवाह नहीं करते, वहाँ का ऐसा निज़ाम बन चुका हुआ है।
तो बदकिस्मती से देखिए, पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो तो लिखने के हवाले से, बोलने के हवाले से अपनी जो है ना बदतरीन सूरत हाल में दाखिल हो चुकी हुई है। ऐसी सूरत हाल तो लोग कहते हैं वहाँ के रहने वाले कि मार्शलाओं में भी ये नहीं देखा था। और मैं बहरहाल खराज तहसीन पेश करता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब अतर मिनुल्लाह साहब को कि बहादुर आदमी है। मतीउल्लाह जान के सिलसिले में उन्होंने जिस तरह खुल के बात की कि उनकी बाजियाबी के लिए, फिर इनकी बाजियाबी के लिए, फिर वो और भी बात करते रहते हैं, एजेंसियों को भी वो सबक देते रहते हैं कि भाई कानून की हदूद में रहो। तो एक बहादुर इंसान है, उनकी मैं बहुत कदर करता हूँ, उनकी वजह से ये हो रहा है। अगर मैं इस बात को दोबारा कंगना की बात से जोड़ूँ या मुंबई की जो सूरत हाल से ही जोड़ूँ, हिंदुस्तान में मिसाल के तौर पर अनीस भाई कोई इस बात का तसव्वुर नहीं कर सकता था जिस तरह के वाक़यात साजिद गोंदल या पाकिस्तान मतीउल्लाह जान के साथ होते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा किसी को गलत तरीके से कोई गिरफ़्तार कर लेगा, मगर वो ऑफिशियल गिरफ़्तारी होगी, उसका एक FIR होगा, बंदा सामने होगा, पता होगा कि कहाँ पड़ा हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान में ये वाक़यात जो हैं वो लातदाद हैं, बेइंतहा हैं, इनकी कोई तादाद ही नहीं है इस तरह के वाक़यात की। लेकिन इस तरह की सूरत हाल जो है, अब हम जो ज़्यादा हम इस शो में डिस्कस किया वो कंगना के साथ भी हो रही है। हैरत होती है कि भाई एकदम से बुलडोज़र पहुंच जाते हैं घर डिमोलिश करने के लिए। तो खुदा ना करे, भगवान ना करें कि भारत में तो खैर ये सूरत हाल नहीं है, महाराष्ट्र में ये सूरत हाल जितनी ख़राब हो गई है इससे और ख़राब हो जी, क्योंकि फिर हमारा दिल ही टूटेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो बहरहाल पाकिस्तान की जो आपने सूरत हाल छेड़ी वो तो अनीस भाई उस पर तो क्या तबसरा करना, ये तो रूटीन की बात है वहाँ पे। नहीं, लेकिन आप ये देखें ना कि वो रिएक्शन क्या चीज़ था, वो एक जर्नल की करप्शन का था रिएक्शन जी। मतलब वो असल जो कहानी ये नहीं थी कि जर्नलिस्ट तो हमारे बेचारे अब तो ये बड़ा मजाक बन गया है ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, कि वो शुमाली इलाका जात की सैर एक ट्रेंड भी बन गया है कि नॉर्दर्न एरिया की सैर। और उस पे अब ये भी है कि जी कोई कह रहा है कि मैं भी गया था 1 हफ्ते के लिए, कोई कह रहा है 3 हफ्ते मैं भी गुजार के आया हूँ, कोई कह रहा है। मैं तो कहता हूँ, मैंने तो ये भी कहा कि जी कराची के जो लोग हैं और बलोच हैं वो भी बेचारे इसी तरह की सैरों पर जाते हैं, उसके बाद वो वापस आते हैं, अपने आप को मारते हैं, अपनी हड्डियाँ तोड़ते हैं और झाड़ियों में जाके मर जाते हैं खुद ही। यानी कि ये सूरत हाल तो शुमाली इलाका जात की सैरों की है। लेकिन उस सैरों के पीछे जो कहानी है वो है एक करप्शन की, एक जर्नल की करप्शन की जिसने $19,000 से मिरेकुलसली इतनी बड़ी एम्पायर अपनी बेगम और बच्चों की मदद से की, कि जो कि एक बिज़नेस मॉडल लिखना चाहिए जर्नल में, जहाँ जहाँ ये इंटरनेशनल इकनॉमिक्स के जर्नल्स लिखे जाते हैं उसमें मॉडल लिखना चाहिए कि आसिम सलीम बाजवा लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान आर्मी ने एक ऐसा चमत्कार किया है, $19,000 से, सिर्फ $19,000 से एक एम्पायर बिल्ड कर ली। बिल गेट भी परेशान होगा और मार्क ज़करबर्ग फेसबुक के वो भी परेशान होंगे कि ये कौन सी गीदड़ सिंगी है, ये कौन सा नुस्खा है जो इनके पास है, और इससे ये इतने तेज़ी से जायज़ और लीगल वे में हक हलाल की खून पसीने की कमाई से इन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। और इस एम्पायर पे अगर कोई सवाल करता है जर्नलिस्ट तो उसको वो सैरों पे भी अपने खर्चे पे भेज देते हैं। सो दिस कंट्री हैज़ बिकम अ जोक। ताहिर असलम गोरा, बहुत ही दुख की बात है और इसमें कोई शक वाली बात नहीं। मैंने जैसा कि कहा कि वहाँ पर इस तरह के वाक़यात अब रूटीन हैं, अब ये कोई अनहोनी बात ही नहीं समझी जाती। ये सैरें जो हैं ये रूटीन हैं और बस अब यही है कि आप और मैं ना ही जाएं जब तक ये वहाँ का निज़ाम ठीक नहीं होता, वरना हमें भी 1 हफ़्ते के दौरे पे पाकिस्तान गए हुए 3 हफ़्तों का शुमाली इलाका जात की सैर का मौका मिल सकता है, पता नहीं उसमें क्या हो। तो दिस इज़ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स और शेम। और इमरान खान इसमें आप समझते हैं ताहिर भाई जो सिचुएशन पाकिस्तान में, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इसमें जो ये जितनी भी सिचुएशन डेवलप हो रही है, FATF का क्या किरदार आप देखते हैं कि ये इस नॉट ओनली दिस लाइक ह्यूमन राइट वायलेशन तो एक बहुत बड़ा इशू है ना, लेकिन उसके साथ साथ जो उनकी शराइत हैं क्या वो उसको पूरा कर पाए हैं? आने वाले दिनों में वो ग्रे से वाइट पे आ रहे हैं कि ग्रे से वाइट में ब्लैक में जा रहे हैं? ये आप कैसा देख रहे हैं? नहीं, देखिए मेरा तो नहीं ख्याल कि वो शराइत कोई 15% भी मुकम्मल कर सके हैं जो उनकी कंप्लाइंस